कि मूर्खों का सरदार किसको कहा गया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो सरदार है तो खड़गे जी क्या है भाई? भैया वर्तमान में ना वो पार्टी अध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, और ना वो यूपीए पता नहीं है या नहीं, या वो इंडिया गठबंधन है। हाँ, वो इंडिया गठबंधन में उसकी श्राद्ध हो गया है, ये मुझे नहीं पता है। तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी अभी इंडिया गठबंधन को। तो भैया ना वो यूपीए के चेयरपर्सन है, ना यूपीए के संयोजक हैं, ना इंडिया के संयोजक हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, पर सरदार हैं। इसका मतलब बाकी सब किरदार है, एक ही सरदार है। यही जो आप लोग चेहरे पे चेहरे लगा के बचने की कोशिश करते वो हो नहीं पाता है। और अब ऐसा दिन आया है जब से वो सरदार आया है, उसका किरदार आया है। कांग्रेस एक बार 44 सीट पे, एक बार 52 सीट पे, मतलब टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं बनाने की स्थिति रह पाई है। इसे तबाही कहते हैं, इसे पराजय नहीं कहते। ठीक है, तो इस तबाही के कारण क्या दिखते हैं आपको? देखिए, एक तो सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं भी कहूंगा एक बार ताली बजा दीजिएगा झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए। ठीक है, अब मैं इनकी बात का एक लाइन में जवाब देता हूं। मैं इनको ये बता रहे थे इतना परसेंट हम वहां कम रह गए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया। भाई हम कांग्रेस हैं, हम या तो इधर रहते हैं या इधर रहते हैं, या तो हम जीतते हैं तो अंधाधुंध जीतते हैं और हारते हैं तो उसी तरह हारते हैं। अब बताओ क्या करोगे? राहुल गांधी दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट जो हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हो रही है। दोस्तों, बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रमोद कृष्णन है, जो काफ़ी वरिष्ठ उनका प्रवक्ता है। इन दोनों के बीच में डिबेट हो रही है और काफ़ी अच्छे मुद्दे पर हो रही है। काफ़ी दोनों के जो पार्टियों में कमी है उस मुद्दे पे किया जा रहा है। और दोस्तों, डिबेट काफ़ी मज़ेदार होगी, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नेताओं, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना सीखेगा। आचार्य जी को मैं इस बात का साधुवाद दूंगा कि अब उन्होंने कोई किंतु परंतु स्कोप नहीं छोड़ा ये बताने के लिए कि मूर्खों का सरदार किसको कहा गया है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो सरदार है तो खड़गे जी क्या है भाई? भैया वर्तमान में ना वो पार्टी अध्यक्ष है, ना नेता प्रतिपक्ष है, और ना वो यूपीए पता नहीं है या नहीं, या वो इंडिया गठबंधन है। हाँ, वो इंडिया गठबंधन में उसकी श्राद्ध हो गया है, ये मुझे नहीं पता है। तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी थी अभी इंडिया गठबंधन को। तो भैया ना वो यूपीए के चेयरपर्सन है, ना यूपीए के संयोजक हैं, ना इंडिया के संयोजक हैं, ना कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, ना कांग्रेस के महामंत्री हैं, ना नेता प्रतिपक्ष हैं, पर सरदार हैं। इसका मतलब बाकी सब किरदार हैं, एक ही सरदार है। यही जो आप लोग चेहरे पे चेहरे लगा के बचने की कोशिश करते वो हो नहीं पाता है। और गलती की बात साहब, गलतियां तो उन्होंने इतनी की कि अब क्या क्या बताया जाए, उस पर तो एक पूरा एक लंबा वो हो जाता है। परंतु मैं कांग्रेस पार्टी से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी समझदारी कांग्रेस पार्टी ने दिखाना शुरू किया है कि अब चुनावों से उनको थोड़ा थोड़ा दूर रखना शुरू किया है। आपने देखा होगा कि क्योंकि उनको पता है, आप जितने भी सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, हमारी पार्टी के पक्ष में जितने मत प्रतिशत दिखाए जाते हैं, मोदी जी की जो रेटिंग है वो उससे ऊपर आती है। यानी हमारा केंद्रीय नेतृत्व जब आएगा तो वो उठाता है, और वहां पर जो आता है वो नीचे। और सुनिए, लेकिन कर्नाटक में अभी कर्नाटक का हुआ, कर्नाटक में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी कर्नाटक के चुनाव के अंदर। जो आपने कहा, हम और आगे बढ़ा देते हैं। हमने कर्नाटक का भी चुनाव हारा, हमने हिमाचल का भी चुनाव हारा। ठीक, हम हिमाचल हारे कितने? 0.6% से। और कर्नाटक हारे अपना वोट प्रतिशत पूरा बचा के। ये होती है वो हार या जीत जिसे कहते हैं कि राजनीति में चलती है। मगर ये जहां हारे, गुजरात, वोट प्रतिशत आधा रह गया और 32 सीटें ऐसी थी जो सन 47 के बाद से आज तक कभी नहीं हारे, तो वो 16 पे आ गए। इसे डिजास्टर कहते हैं। ये जो यूपी में हारे कि लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, उसे तबाही कहते हैं। ये जो दिल्ली में हारे लगातार 2 बार, विधानसभा में भी 0 और लोकसभा में 0, उसे तबाही कहते हैं। तो जो इनके साथ होता है वो हार नहीं है, वो तबाही का मंजर है। और मजे की बात इनके साथ हार, एक लाइन सर, हम लोग बचपन में कांग्रेस के अलावा किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती थी, और अब ऐसा दिन आया है जब से वो सरदार आया है, उसका किरदार आया है। कांग्रेस एक बार 44 सीट पे, एक बार 52 सीट पे, मतलब टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं बनाने की स्थिति रह पाई है। इसे तबाही कहते हैं, इसे पराजय नहीं कहते। ठीक है, तो इस तबाही के कारण क्या दिखते हैं आपको? देखिए, एक तो सुधांशु जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। मैं भी कहूंगा एक बार ताली बजा दीजिएगा झूठ को सच, सच को झूठ करने के लिए। ठीक है, अब मैं इनकी बात का एक लाइन में जवाब देता हूं। मैं इनको ये बता रहे थे इतना परसेंट हम वहां कम रह गए थे, ये कर दिया था, वो कर दिया। भाई हम कांग्रेस हैं, हम या तो इधर रहते हैं या इधर रहते हैं, या तो हम जीतते हैं तो अंधाधुंध जीतते हैं और हारते हैं तो उसी तरह हारते हैं। अब बताओ क्या करोगे? राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष, सुनिए ना, राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ 2018 का। हम राजस्थान जीते, हम मध्य प्रदेश जीते, छत्तीसगढ़ आपसे हमने छीना, और अब हमने आपसे हिमाचल छीना, हमने आपसे कर्नाटक छीना। और आप याद रखना सुधांशु जी, अगर बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को आपने डरा धमका के साइड ना किया तो 2024 में भी हम आपसे जीतेंगे।
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को डरा कर वैसे एक लाइन बता दें जी, वो बाकी तो अलग है, वो अपनी सीट भी पिछले 2-3 लोकसभा चुनावों से समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, तो वो सपा के रहमो करम पे चुनाव जीत के आते थे। अन्यथा उसका प्रमाण देख लीजिए कि अमेठी संसदीय क्षेत्र में और बसपा, सपा बसपा दोनों, देखिए ना, आ गया ना मामला बिल्कुल ठीक। और इसीलिए आप देखिए उस लोकसभा के अलावा सारी विधानसभा कांग्रेस हारती है, जिला पंचायत, नगर पंचायत सब हारते हैं। मगर एक बात मानना पड़ेगा, जी। उस सरदार की दूरदृष्टि के हम कायल हैं। एक मामले में बुद्धिमानी है, पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने समझ लिया था कि हम हारने वाले हैं, इतनी दूर की दृष्टि बनाई कि जाके वायनाड पहुंच गए, उसके आगे जा ही नहीं सकते था, समुद्र आ जाता। तो इतनी दूरदृष्टि उन्होंने बनाई, इसके लिए हम उनका सम्मान करें। लेकिन नागर साहब, आप बीजेपी की ए टीम है, बे टीम है या पार्ट टाइम टीम है? लोग तो पता नहीं किस किस को टेलीविजन नहीं, जवाब दीजिए इस बात कहते हैं। देखिए आज सुधांशु जी क्या हो गया है, आप पिछड़ों की बात करके सत्ता में आए, प्रदेशों में आए, देश में आए, माननीय प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहते थे मैं पिछड़ा हूं। आज क्या हो गया है, पिछड़ों की बात को अगर कांग्रेस ने गलती करी 65, 68, 70 सालों में सब जानते हैं, लेकिन आज आप जब पिछड़ों की बात आती है तो फिर सबकी जाति हिंदू, सबकी जाति गरीब, सबकी जाति भारतीय, ऐसा क्यों कर रहे हो? पिछड़ों को अगर आज हक मिलने की बात है तो ऐसा क्यों कर रहे हो? इसलिए राजस्थान में पिछड़ों की पूरी वोट हमको मिलेंगी, दलितों की वोट हमको मिलेंगी। पिछली बार हमारे 6 थे, अब की बार 26 आएंगे। हमारे बगैर सरकार ना बीजेपी की बनेगी ना कांग्रेस की बनेगी। जी जवाब। अभी 6 से 26 तक पहुंचे हैं। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा पिछड़ों की संख्या की बात आज होनी चाहिए गणना, बिल्कुल। ये बताइए गणना रोकी किसने थी? ब्रिटिश टाइम तक तो होती थी जातिगत जनगणना, रोकी किसने थी? 1951 में आजाद भारत की पहली जनगणना हुई तो ये नेहरू जी की सरकार का निर्णय था, और नेहरू जी की सरकार का नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिसीजन था, क्योंकि चुनाव 52 में हुए। तो एक बार, अभी 2 दिन पहले तो नेहरू जी का जन्मदिन गुजरा है, तो एक बार कांग्रेस से तो बोल दे नेहरू गलत थे, वो भी नहीं बोलेंगे। या नेहरू बेकार हो गए, अब हमारे लिए दूसरी बात है, तो वो भी नहीं बोलेंगे। काका कालेलकर कमीशन बना पहला बैकवर्ड्स के लिए 1953 में, उसकी रिपोर्ट आ गई 1955 में, 1977 तक लगातार इनकी सरकार रही, 22 साल चुप। मंडल कमीशन बना 1978 में, 1980 में रिपोर्ट आई, तब तक इंदिरा जी की सरकार आ गई, 10 साल चुप। उसके बाद इनके मुंह से जो निकला, कम से कम मैं स्वागत करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे ज्यादा पिछड़े मंत्री हमारी सरकार के समय बने, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमने किया। ईमानदारी की बात है तो देश में पहला जननायक पिछड़ा प्रधानमंत्री हमने बनाया। वो श्री देवगौड़ा जी की तरह परिस्थिति जन्य सर्कमस्टांसेस में एडजस्टमेंट करके नहीं बना, मोदी जी की तरह जन नायक होकर बना। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हमने ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। और एक लाइन और कह दूं जी, वैसे साहब एक जमाने में बचपन में नारा सुना था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब क्या हो गया भाई? आचार्य जी, इंदिरा जी से एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जातीय जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका नारा था जात पे ना बात पे मोहर लगे कि हाथ पे। इंदिरा गांधी से राहुल गांधी तक का सफर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि एक तरफ हम बात कहते हैं समाज में जात पात नहीं रहनी चाहिए, दूसरी तरफ पूरा विपक्षी गठबंधन जातीय जनगणना की वकालत कर रहा है और कह रहा है कि होना चाहिए। देखिए, इसमें मैं भाजपा और विपक्षी गठबंधन दोनों से मेरी राय अलग है। क्या राय है आपकी? मैं ये मानता हूं कि ये व्यक्तिगत राय है, कांग्रेस की राय है। अब ये तो मेरी पार्टी फैसला करेगी ना, आप थोड़ी फैसला करोगे कि मेरी राय को व्यक्तिगत मानेंगे, लेकिन मेरी राय व्यक्तिगत राय रखने की बहुत लंबी परंपरा हमारी पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, इनर डेमोक्रेसी है। हमारी पार्टी बसपा जैसी पार्टी थोड़ी है जो मलूक जी कुछ बोल देंगे तो कल को चिट्ठी आ जाएगी। हमारी पार्टी नहीं है ऐसी। हमारी पार्टी में तो राहुल गांधी जी ने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में कहा, एक मिनिस्टर को यहाँ के राजस्थान के कहा कि सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, इनका टिकट काटना चाहिए, इनका टिकट काट दिया। लेकिन अशोक जी की जादूगरी देखो, उन्हीं का टिकट ले आए हैं। तो ये कांग्रेस है साहब, महान पार्टी है हमारी। इसलिए मैं आपको हाँ ये मानता है कांग्रेस की इनर डेमोक्रेसी है। भारतीय जनता पार्टी बातों में बड़ी पोल खोल देते हैं कांग्रेस। अरे पोल को सच कहना, राजनीति में होने का मतलब यह है कि झूठ ही बोलो, ये कोई बात है? नहीं, ताली बजाओ या मत बजाओ, लेकिन मैं सच बोलूंगा। लेकिन सुनिए, अब वो कौन सा भ्रष्ट मंत्री था जिसकी टिकट लेकर आए हैं? वो लंबा विषय सब जानते हैं राजस्थान में, छोड़िए ना, नाम लेने से क्यों प्रताप जी बैठे हमारे यहाँ, जरा तालियां बजाओ, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर। अरे साहब, खाचरियावास बैठे। राज की बात कह दूं तो जाने महफिल में फिर क्या हो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। हाँ, अब मैं सीरियस नोट पे बात करना चाहता हूं कि ये वो देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, ये सरदार भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्ला खां का देश है। ये वो देश है, और देश की आजादी के लिए हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, काला गोरा, सबने मिलकर के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। आज भगत सिंह की आत्मा तड़पती होगी जब ये देश जातियों में बांटने जा रहे हैं आप। क्या सुभाष चंद्र बोस ने सोचा होगा कि ये देश सिर्फ एक जाति का होगा? क्या महात्मा गांधी की शहादत इसलिए हुई थी? क्या इंदिरा गांधी की छाती से लहू जब बहा तो उसने सोचा होगा कि ये देश केवल अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे? अरे आपने हिंदू मुसलमान में बांटा। भारत का विभाजन धर्म के नाम पर 1947 में हुआ। उस विभाजन की विभीषिका का जख्म भारत की आत्मा पर आज तक है।
अगर धर्म के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है, और जातियों के नाम पे विभाजन करते हो तो भी विभाजन है। इस दुनिया में दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं, अपने मित्र मलूक नागर जी से भी कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, और मैं तमाम अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ दो जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। अगर आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर दो, बाकी दुनिया में कोई जाति नहीं है। और इस देश का विभाजन धर्म के नाम पर एक बार हो चुका है, अब इस देश को जातियों के नाम पर बांट करके उन पूर्वजों को शर्मिंदा मत करो। अमीश जी इसका मतलब यह हुआ कि आचार्य प्रमोद कृष्णन सीधा सीधा राहुल गांधी के संसद के बयान को पिछड़ा केवल एक आईएएस अफसर एक सेक्रेटरी है वो, या पिछड़ों की जनगणना कराई जाए, डायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं राहुल गांधी के निर्णय। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की बात कर रहा हूं। मैं भाजपा के नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि आप हिंदू, एक सेकंड, एक अमीश देवगन, बहुत सीरियस बात हो रही है कि भारत के भविष्य का सवाल है। हम आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने तुम्हें 75 साल के बाद फिर जातियों में विभाजन कर दिया। अरे जातिवाद के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश करना बिल्कुल पाप है। हां, पिछड़ों का उत्थान करो, लेकिन अगड़ों का पतन करने की बात मत करो। आप पिछड़ों की बात करे जाओगे तो इन अगड़ों को क्या गठरी में बांध के समंदर में फेंकोगे? क्या इस देश के निर्माण में अगड़ों का कोई रोल नहीं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि डिबेट आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें।